हेलो एवरीवन। 11.3 प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के बारे में मैं आज बताऊंगी। क्या हो गया? स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये डायग्राम के बारे में है। तो यहाँ पे हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट येलो कलर पार्ट में है, जो यहाँ सेगमेंट ऑफ डीएनए ग्रीन कलर पार्ट में अंदर है। फिर यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए है, जो एक्चुअली एक वेक्टर डीएनए है हमारा। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि ये उसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है, सीजर्स बोला जाता है, ताकि ये हमारा जो डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए को काट सके। तो येलो कलर पार्ट को काट दिया और इधर भी कट कर दिया, ताकि हम अपना यहाँ पे डिजायर डीएनए इस वेक्टर डीएनए के अंदर घुसा सके। फिर उसके बाद हम डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, ताकि हम इस वेक्टर डीएनए और डिजायर डीएनए को ग्लू कर सके, ताकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। उसके बाद हम इसको होस्ट में घुसा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और मेनी कॉपीज बन जाते हैं। तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए विद अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये क्या करता है कि ये आरएनए में कन्वर्ट होता है। फिर ये आरएनए में कन्वर्ट होके प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन इज नथिंग बट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। तो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट क्या है? यहाँ पे ये जो येलो कलर पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे येलो कलर पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है। फिर लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर। तो हमने इसको लाइगेट किया, इसको वेक्टर के अंदर घुसाया, इसको बोलते हैं लाइगेशन। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर घुसाया है, तो मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया को बोला है होस्ट। कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन a medium at large scale and extraction of the desired product। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, वो हमारा प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, डीएनए और आरएनए। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि या तो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए होता है, या तो जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए होता है। पर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली डीएनए होता है। तो अगर हम इमेजिन करें कि ये एक्चुअली बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस पार्ट है। फिर हमारे पास हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, फिर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, फिर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए क्या होता है कि प्योर फॉर्म में पाए नहीं जाते, तो उसको हमें प्योर फॉर्म में करना है। तो हमें बहुत सारा ट्रीटमेंट देना है इसको। हमें आरएनएज डालना है, हमें प्रोटीएज डालना है ताकि हम प्रोटीन्स को निकाल सके, आरएनएज डालना है ताकि हम आरएनए को निकाल सके, डिटर्जेंट्स डालना है ताकि हम लिपिड्स को निकाल सके, और प्लस हमें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना है। हमें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक ओपन करना है ताकि हम इस डीएनए को यहाँ से निकाल सके। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें डीएनए को निकालना है, प्यूरिफाई करना है या एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे in order to cut the DNA with restriction enzyme, it needs to be in the pure form, free from other macromolecules. Macromolecules are RNA, proteins, lipids. Since the DNA is enclosed within the membranes, तो दो membrane से enclose होता है, एक nuclear membrane से और एक cell membrane या cell wall से. We have to break the cell open to release the DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and lipids. तो हमें इस membrane को break open करना है और इस membrane को break open करना है. This can be achieved by treating the bacterial cells of plants or animal tissue with enzymes such as lysozyme for bacteria, cellulase for plant cells, chitinase for fungus. तो हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे 3 सेल्स है, एक बैक्टीरिया है, एक फंगाई है और एक है प्लांट सेल्स। तो ये जो मेम्ब्रेन ऊपर दिख रहा है बैक्टीरिया का, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? विद एन एंजाइम रिफर्ड टू एज लाइसोजाइम।
और जो फंगस में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम निकाल वो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ काइटिन, ये काइटिन से बना होता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं काइटिनेज से। प्लांट सेल के जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को हम कैसे निकालेंगे? विद एन एंजाइम कॉल्ड एज सेल्यूलेज। You know the genes are located on long molecules of DNA intertwined with the proteins such as histones. तो डीएनए इज ऑल्सो सराउंडेड विद प्रोटीन्स। डीएनए यहाँ पे क्या होता है? इट इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन। जो पर्पल कलर पार्ट दिख रहा है इट इज नथिंग बट हिस्टोन्स। और हिस्टोन्स क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन्स। तो डीएनए इज रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स। और ये जो पार्ट दिख रहा है विद ग्रीन ग्रीन येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन का, वो हमारा डीएनए। सो आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस, या फिर इसको बोला जाता है आरएनएस, whereas proteins can be removed by treatment with protease. Other molecules can be removed by appropriate treatments, and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. This can be seen as collection of fine threads in a suspension. तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो चिल्ड एथेनॉल डालते हैं एंड में, तो क्या होता है कि ना विजिबल थ्रेड्स दिखते हैं यहाँ पे। विजिबल थ्रेड्स जब दिखते हैं तो इसका मतलब हमारा डीएनए यहाँ से प्रेसिपिटेट हो गया है, हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो अब हम देखेंगे डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन। तो मैंने बेसिकली जब एक्सपेरिमेंट किया था तो बेसिकली प्लांट लीफ में किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने चिकन लिवर में किया था। तो इससे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे हम प्लांट लीफ कर रहे हैं, तो हम मोटर और पेसल यूज़ करते हैं ग्राइंड करने के लिए, और यहाँ पे एथेनॉल डालते हैं ताकि हम अच्छा सोल्यूशन बना सके। फिर सेल लाइसिस करते हैं, डिटर्जेंट्स डालते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन या लिपिड्स को निकाल सके। फिर प्रोटीज डालते हैं ताकि हम प्रोटीन को निकाल सके। फिर एंड में डीएनए प्रेसिपिटेशन के लिए हम एथेनॉल डालते हैं ताकि हम डीएनए को प्रेसिपिटेट कर सके। तो ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं ये बहुत फ्यू स्टेप्स है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। ये जस्ट शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम, इसमें एनी सोर्स बोला है, तो हमने यहाँ पे प्लांट लीफ लिया था। हम चिकन लिवर ले सकते हैं या फिर एनी सोर्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद सेल लाइसिस करने के लिए हम वो सब कर सकते हैं। लाइसोजाइम डाल सकते हैं, काइटिनेज डाल सकते हैं, सेलुलोज डाल सकते हैं। फिर डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हम लिपिड्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर प्रोटीज यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोटीन्स को रिमूव कर सकें। फिर आरएनएस डालते हैं ताकि हम आरएनए को रिमूव कर सकते हैं। फिर एंड में हम क्या करते हैं? प्यूरिफाइड डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डबल डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं या फिर एथेनॉल यूज़ करते हैं। Cutting of DNA at specific locations. So restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme at the optimal conditions for the specific enzyme. तो बेसिकली ये हमारा डीएनए फ्रैगमेंट है और इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, इसको हमने फ्रैगमेंट कर दिया है, बहुत सारे पीसेस में डाल दिया है। अब क्या होता है कि ना ये जब फ्रैगमेंट कर लेते हैं ये ऐसे ऐसे पोजीशन में आ जाते हैं, हमें पता नहीं है, हमें सेपरेट करना होता है इन सारे फ्रैगमेंट्स को। तो कैसे सेपरेट करें? उस सेपरेशन करने के प्रोसीजर के लिए हमें हेल्प चाहिए होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। The cutting of DNA by restriction enzyme results in fragments of DNA which are separated by a technique known as gel electrophoresis. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे दिखता है। तो ये बेसिकली रियल वर्जन है इसका। तो यहाँ पे एक्चुअली दिख नहीं रहा पर एक एग्रोस जेल पड़ा हुआ है ट्रांसलूसेंट सा। फिर ये इलेक्ट्रोड्स है जो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होता है। फिर बेसिकली यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो डीएनए यहाँ पे डाला जाता है, इसको बोलते हैं वेल्स, जहाँ पे डीएनए को लोड किया जाता है। तो डीएनए मूव्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में वो मूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक। द थिंग विद ये क्या करता है कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस separates them according to the size. This is very important. It separates them according to the size. तो क्या होता है? इमेजिन कर लो कि ये जेल है और ये हमारे वेल्स है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है
और इस डायरेक्शन में हमारा डीएनए मूव हो रहा है। तो क्या होता है कि जो बड़े-बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो और हेवियर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अटक जाते हैं, रेस हो रहा है, इमेजिन करो रेस हो रहा है, वो छोटे फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो जल्दी यहाँ पहुँच जाते हैं एंड की तरफ। तो बड़े फ्रैगमेंट्स ऊपर आ जाते हैं और छोटे-छोटे फ्रैगमेंट नीचे आ जाते हैं। तो सेपरेट देम अकॉर्डिंग टू द साइज। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि इट सेपरेट्स अकॉर्डिंग टू द साइज। The cutting of DNA by restriction endonucleases results in the fragments of DNA. The fragments of DNA, and these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. तो मैंने बताया था कि ये नेगेटिव डीएनए नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है, फिर ये it will move towards the anode which is the positive electron. Nowadays, the most commonly used matrix is the agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. तो हमारा जो पॉलीमर यहाँ पे दिख रहा है, it is nothing but our agarose gel. ये हमारा मैट्रिक्स है. The DNA fragments separate resolve according to their size. It is very important through sieving effect provided by the agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves. तो जैसे जैसे स्मॉलर होते हैं फ्रैगमेंट्स वो ज्यादा एंड की तरफ पहुंच जाते हैं. इसका यही मीनिंग है. अब क्या होता है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को ले लिया हमने. डीएनए मतलब हमारे वेल्स में ये वेल्स है और यहाँ पे हमारे डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए जेल में. अब क्या करना होता है कि ये विजिबल नहीं होता है हमारे नेकेड आई में. अगर डाई डाला तो थोड़ा बहुत विजिबल होगा, लेकिन हमें विजिबल नहीं होता है. तो हम इसको विजिबल करने के लिए एक मीडियम एक सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं. उस सोल्यूशन का मतलब वो सोल्यूशन है एचिडियम ब्रोमाइड. और एचिडियम ब्रोमाइड एक्चुअली कार्सिनोजेनिक होता है. कार्सिनोजेनिक यानी ये कैंसर कॉजिंग होता है, कैंसर को कॉज करते हैं. तो हमें इसको ग्लव्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है. मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है अपने लैब में. फिर उसके बाद इसको यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं. तो फिर जब एक्सपोज करने के बाद क्या होता है कि जब सिस्टम में क्या होता है, ये दिखता है ऑरेंज कलर बैंड्स. ऑरेंज कलर बैंड दिखते हैं सिस्टम में. फिर उसके बाद ये अब जब हम फोटो लेते हैं इसका तो ये एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड में दिखता है. So you can see bright orange colored bands of DNA and ethidium bromide stained gel exposed to the UV light. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. अब क्या कर सकते हैं कि अगर हमने सिस्टम में देख लिया कि हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट इस जगह है, तो हम इस जगह एग्रोस जेल में ट्रेस कर लेते हैं और उसको निकाल देते हैं. एल्यूशन कर देते हैं, उसको एग्रोस जेल से निकाल देते हैं और हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट हमने निकाल दिया. इस स्टेप को बोला जाता है एल्यूशन. तो इम्पोर्टेंट है, इसको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एल्यूशन क्या है. The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors. तो इसमें बस यही ओरिजिनली जब बताया था मैंने, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को कट कर दिया है और उसको यहाँ पे वेक्टर में घुसा दिया है, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो ये ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड है. यहाँ पे बैंड्स दिख रहे हैं. जो मोटे बैंड्स होते हैं वो यहाँ पे पड़े जाते हैं, जो थिन और छोटे छोटे बैंड्स होते हैं वो एंड की तरफ पहुंच जाते हैं. और ये हमारे टेक्स्ट बुक का पिक्चर है. तो यहाँ पे ऑरेंज कलर बैंड्स मूव हो रहे हैं. तो बड़े बैंड्स जैसे मोटे मोटे दिख रहे हैं यहाँ पे इस तरफ अटक जाते हैं और छोटे छोटे बैंड्स नीचे की तरफ आ जाते हैं. सो मेरा वीडियो अभी ख़त्म हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.